प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे नहीं, तो बस हम लोग एक क्राइटेरिया पढ़े थे लोग, प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स का। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में भागे हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड मॉलिक्यूल। और एलिमेंट फर्दर तीन क्राइटेरिया में था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो इस क्लास 8 में पढ़े थे लोग हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में। कुछ फिजिकल, तो वही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी का रिवीजन हो जाएगा, वही से एक्सप्लेन करके मेटल एंड नॉन मेटल को फर्दर क्लास 10th में पढ़ना है। एक चैप्टर है मेटल्स, मतलब आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक चैप्टर ही है जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक। तो अब अगर एलिमेंट की बात करें तो ये तो बताया था कि एलिमेंट प्योरेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का। एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होता है, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से, समझ में आ रहा है ना। एलिमेंट को कोई दूसरा फॉर्म में सेपरेट हम लोग नहीं करते, कोई दूसरे काइंड ऑफ मैटर में हम लोग सेपरेट नहीं करते, कोई फिजिकल प्रोसेस से भी या फिर कोई केमिकल प्रोसेस से। कंपाउंड को तो केमिकल प्रोसेस से करेंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन एलिमेंट में कोई एगो एलिमेंट है, वो कोई दूसरा एलिमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि सेम टाइप का एटम है। तो एलिमेंट को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज, कोई भी अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, इवन कोई केमिकल प्रोसेस से भी, समझ में आ रहा है ना। अब एलिमेंट को अगर बांटा गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में, देखो टोटल वैसे अगर 1 से लेकर 20 तक तो सबको पता है। एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल नहीं पता है क्या? एक दो को भूलता है सब, उसे खाली लिखा तो याद हो जाएगा, लेकिन पता होनी चाहिए कम से कम। 1 से 30 तक हो तो बेस्ट है, 1 से 20 तक हो तो एवरेज, ठीक है, बढ़िया। चलो देखो टोटल वैसे अब तक 117-18 गो एलिमेंट के बारे में जानकारी है। पीरियोडिक टेबल के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पे ऑन लिस्टेड 117-18 टोटल एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसमें से नेचर में 93 एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सॉरी 92, 92 गो एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है। और बाकी सब एलिमेंट को, इन्हीं सब एलिमेंट का मतलब रेडियो एक्टिव प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब बाकी सब एलिमेंट को इन सब एलिमेंट के न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया है। अपने से उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, नेचर में अपने से उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। वो अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग, नहीं क्लास एटम एंड तुम लोग क्लास 9th में पढ़ना है। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है ना, एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो खैर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, मतलब किसी भी, ध्यान से समझो, कोई भी अगर हम एलिमेंट के एटम के बारे में बात करें तो उसका एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है। और हम कार्बन बोले तो फिक्स है कि कार्बन के एटम के पास 6 गो प्रोटॉन होगा, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एकदम फिक्स है। कि अगर ऑक्सीजन के बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 गो होगा, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो जिस एलिमेंट के एटम में जय गो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना उसका एटॉमिक नंबर होता एग्जैक्टली। वो एटॉमिक नंबर ना ज्यादा ना ही कम। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया या घट गया तो अब वो एलिमेंट वो नहीं रहा, दूसरा हो गया, अब वो बदल गया ना। अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 गो है, तो हम बोल रहे हैं कि वो कार्बन है। अगर वही प्रोटॉन बढ़ के 7 हो गया तो 7 होता है नाइट्रोजन का, तो अब वो नाइट्रोजन ना हो गया, अब वो कार्बन रहा क्या? अब वो कार्बन नहीं रहा। तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ एलिमेंट है जो मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब वो उसके न्यूक्लियस को अल्टर करके, सुन रहा सब, एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ऑर्बिट में, माने न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर काटता है, जिसको एक्सिस बोलते हैं। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम है, चाहे एटॉमिक नंबर है,
समझ में रखने रहा है। तो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस को अल्टर करके, न्यूक्लियर रिएक्शन करा के हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो कोई दूसरा एटॉमिक नंबर, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया माने एलिमेंट भी बदल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गया माने एलिमेंट अभी भी क्या हुआ कि बदल गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस को अल्टर करके हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा या घटा के न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन किए हैं, तब मिला के 117-18 गो हुआ है। वैसे नेचुरली इन्वायरमेंट में 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बाकी सब एलिमेंट ऐसे ही रेडियो एक्टिवली न्यूक्लियस को अल्टर करके बाकी सबको ऐसे ही क्या किया गया है कि वो रेडियो एक्टिव फेनोमेना से बनाया गया है। वो ओरिजिनली नेचुरली ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें, समझ में रहे, एल्युमिनियम मैक्सिमम मेटल है ना, एल्युमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कौन सा स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। मरकरी की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ये सब प्रेजेंट होगा लिक्विड स्टेट में ना। ऑक्सीजन गैस, बात समझ रहे ना। अच्छा, नोबेल गैस पूरा का पूरा, तो ये सब कौन सा स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, गैसियस स्टेट में। तो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है और अब वो कुछ प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोल तो रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को तो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, मेटालिक प्रॉपर्टी, तो उसको बोल रहे हैं कि मेटल। वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है या नॉन मेटल का अपना प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी के होने के चलते उस एलिमेंट को बोल रहे हैं हम लोग नॉन मेटल। मेटल वर्ड्स क्या होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल का है और कुछ प्रॉपर्टी, हम ये नहीं बोल रहे कि मेटलों का सब प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का सब प्रॉपर्टी है, ऐसा बात नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी मेटल का है, कुछ प्रॉपर्टी, इसीलिए इनको बोल रहे हैं हम लोग मेटलॉइड्स या सेमी मेटल भी बोलते हैं। आधा आधा मेटल, सेमी नॉन मेटल तो नहीं सुने हैं, लेकिन सेमी मेटल कहीं कहीं आदमी सुना हुआ है। तो मेटलॉइड्स को कहीं कहीं आदमी सेमी मेटल भी बोलता है। तो ये कुछ हो गया थोड़ा सा बात एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट देखो नो क्लासिफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। कोई दिक्कत नहीं नो, कितना बात पहले लिख लिया जाए, फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में लिखा जाएगा। एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ का, यूनिवर्स का प्योरेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि एक ही टाइप के सिंगल टाइप के एटम से बना हुआ है, तो कोई दूसरा टाइप तो उसमें मिला हुआ है नहीं, होबे करेगा। अब हम अगर उसमें से हम सेपरेट भी करेंगे तो कोई दूसरा फॉर्म ऑफ मेटल बाहर आएगा क्या, क्योंकि कोई चीज उसमें है ही नहीं। तो किस वही बोलेंगे, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप के, चाहे उसमें बिलियंस मिलियंस कितना भी नंबर ऑफ एटम क्यों नहीं हो, सब एटम सेम टाइप का। सुना वो कितना तुरेगा तो सुने निकलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा निकलने वाला नहीं। They can not be separated into another kind of matter by any physical even chemical process. Physical या chemical process है एलिमेंट को किसी दूसरे काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट, तो उसमें से हम कोई दूसरा चीज से प्रोसेस से सेपरेट करेंगे तो कोई दूसरा काइंड ऑफ मैटर उसमें से निकलेगा नहीं। मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये सब किसको पता है, एलिमेंट से ही ना मोलिक्यूल बनता है, चाहे होमोटॉमिक हो चाहे होमोटॉमिक मोलिक्यूल होगा, तो एक एक टाइप के एलिमेंट से ज्यादा आइटम मिलके बनाया गया मोलिक्यूल, और हेट्रोटॉमिक होगा तो दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट के एटम मिलके मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो चाहे होमोएटॉमिक हो चाहे हेट्रोटॉमिक हो, बनना मोलिक्यूल को किस चीज से है, एलिमेंट से ही है। There are approx 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल समझता है सब ना, वो ऐसे दिया हुआ रहता है बुक में, इसी को बोलते हैं हम लोग, नहीं देखा है सब, तो ऐसा फोटो रहता है,
नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, नीचे में इसे, इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। अब पढ़ना क्लास 10th में पढ़ना है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में एक सर्टेन तरीका से सारा एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है और कुछ उस एलिमेंट को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि प्रॉपर्टी रिपीट करे। ये बात भी जो हम बोल रहे हैं तो तुम लोग का समझ में तब आएगा जब थोड़ा एलिमेंट के बारे में जानेगा सब, क्लास 10th में जाएगा सब। तो उसका क्लास 10th में एक चैप्टर ही है पीरियोडिक टेबल करके, जो पढ़ना है। हाँ खैर, तो हम ये बोल रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना एलिमेंट होता है? लगभग 117 118 को एलिमेंट है, जिसमें से टोटल नेचर में 92 गो एलिमेंट ही प्रेजेंट है और बाकी सब एलिमेंट वही रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से क्या किया गया है कि प्रिपेयर किया गया है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। लेकिन नेचर में नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट कितना है? 92। ठीक है, मिटा दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर एलिमेंट के बारे में बात करें, वो सब तो हो ही गया, ये भी उसी में है कि एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट्स। सॉलिड स्टेट में भी एलिमेंट मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस। अगर सॉलिड की बात करें तो कार्बन, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर सब कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहता है? सॉलिड स्टेट में। मरकरी एकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है और ब्रोमीन एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो मरकरी और ब्रोमीन ये दोनों ऐसा एलिमेंट है जो कौन स्टेट में होगा? खैर एलिमेंट तो है ना, और लिक्विड स्टेट में है। गैस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड ना, गैसियस स्टेट में रहता है। तो एलिमेंट ये जितना भी जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब एलिमेंट या तो सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा, नहीं तो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो मिलता है। अब कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब हम देखेंगे लोग, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया है 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। तो अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लास्ट क्लास में, क्लास 8th में हम लोग पढ़े थे लोग कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि नाम सुन लो सब, मेलिएबिलिटी था, डक्टिलिटी, सोनरिटी, कंडक्टिविटी था। अब कंडक्टिविटी ऑफ हीट या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी था, कंप्रेसिबिलिटी था, लस्टर था, क्या अपीयरेंस था, स्टेट था। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो ये सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे लोग कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे तो कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश कर रहे थे, यही ना था। तो सबसे पहले का प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। तो मेटल मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब थिन वायर में कन्वर्ट होना, थिन शीट में मेलिएबिलिटी में था, थिन वायर में कन्वर्ट होना। मेटल मेलिएबल होता है, कॉपर का तार, एल्युमिनियम का, आयरन का तार बनता है, नहीं बनता है क्या? कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होता है आयरन का, लोहा का तार। और नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होता है, सॉरी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है, मेटल डक्टाइल होता है। सोनोरिटी मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना। मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस टन बदले रह जाएगा ना। लड़की लोग पहनते पायल, अब तो मतलब इतना ज्यादा कल्चर बढ़ गया, मतलब एक छोटा बच्चा चाहे बड़ा आदमी पायल पहन के चलता था, इतना सुंदर लगता था। उससे आवाज मतलब सही में बहुत बढ़िया लगता था ना, घर में लगता था कि हाँ कोई चीज कोई है सुंदर। लेकिन अब कल्चर इतना बढ़ गया कि मतलब पैर में 2 पैर को छोड़कर एगो पैर में एगो काला धागा बांध लेगा, सब हो गया बात खत्म। मतलब पायल पहनने के बाद लड़की कैसे भी रहे, मतलब एगो एक्स्ट्रा एडिशनल खूबसूरती बढ़ जाता है, होता है कि नहीं होता है? नहीं, जो भी आवाज थोड़ा सा आना चाहिए। तो मेटल सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, घंटी उंटी बजता है ना। नॉन मेटल पीटने पे एक बार टक करके रह जाएगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है।
लस्टर में मतलब चमक, शाइनी प्रॉपर्टी होना, तो मेटल लस्टरस होता है, चमकता है, तब है ना उसको ज्वेलरी के रूप में चाहे डेकोरेशन के रूप में यूज किया जाता है, डेकोरेशन के लिए। नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है, लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट कुछ कुछ नॉन मेटल है जो चमकता है, जिसके पास शाइनी अपीयरेंस होता है। हार्डनेस मतलब हार्ड है, ज्यादा हार्ड होता है, और नॉन मेटल कम हार्ड होता है। अभी ज्यादा का एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम मेटल है, मैंने ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, चाकू से कटा जाएगा। और ये डायमंड लेस का एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल है लेकिन लेस हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। धरती पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, कार्बन से बना रहता है, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्योर कार्बन से ही बना रहता है। डायमंड भी, ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन से बना रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया। अब कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, मतलब हीट का कंडक्टर हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने का अलाउ करे। तो मेटल हीट का कंडक्टर होता है, नॉन मेटल हीट का कंडक्टर नहीं होता है। तब ना बर्तन वर्तन बनता है तो बर्तन हीट का कंडक्टर होता है, इधर गर्म करेंगे उसका हीट इधर आ गया, इन्हें खाना रख के भाई बनाओ आराम से, होता है कि नहीं होता है। तो मेटल हीट का कंडक्टर होता है, इधर गर्म करो तो इधर भी छूने पे गर्म लगेगा, तो हीट एक एंड से होते हुए दूसरे एंड पर जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो मेटल कंडक्टर होता है, नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होता है। तो मेटल में सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर मेटल। और नॉन मेटल में एक्सेप्शन में क्या आता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो है तो नॉन मेटल लेकिन वो नॉन कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। डेंसिटी ज्यादा होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में बोलते हैं डेंसिटी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होगा इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किलोग्राम मीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जनरली मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है, नॉन मेटल का कंपेयर उतना कम होता है। उतना ही साइज का एगो मेटल हो, उतना ही साइज का एगो नॉन मेटल हो, दोनों में कंपेयर करेंगे तो मेटल वाला का हम पाएंगे ये कि मेटल वाला का डेंसिटी ज्यादा है और नॉन मेटल वाला का डेंसिटी कम है। वही एक्सेप्शन में सोडियम पोटेशियम सब सॉफ्ट मेटल ना है जी, लेकिन एक्सेप्शन में यहाँ पे है डायमंड, है तो नॉन मेटल लेकिन होता है बहुत ज्यादा हार्ड। स्टेट की बात करें तो मेटल सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, गैसियस स्टेट में नहीं होता है। कुछ एग्जांपल है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सॉलिड स्टेट में होगा। एक लौता एग्जांपल है मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, गैस तो है नहीं। नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में होगा। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर सॉलिड स्टेट में होगा। एक लौता एग्जांपल है ब्रोमीन, लिक्विड स्टेट में होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, बहुत सारे गैसेस है, तो ये सब बहुत सारे नॉन मेटल है जो गैसियस स्टेट में है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है, नहीं बोला पढ़ेंगे यूज ऑफ नॉन मेटल मेटल सबका यूज है, सबका। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा हो गया है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है, समझ रहा, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पिघलना का मतलब समझ में आ रहा है ना, मेल्ट पिघलना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ना, स्विच दिमाग नहीं करना है, मतलब वाला पिघलना नहीं, कौन वाला पिघलना समझता है सब लोग। हाँ, क्योंकि बात पर क्योंकि देख के पिघलने वाला बात हम नहीं कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस बॉइल करने लगे, कोई भी लिक्विड बॉइल करने लगे, वो टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक्सेप्शन में हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ये सब हो जाएगा। वैसा मेटल जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लिखे नहीं है, लिख देगा सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, समझ आ सब। और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है कि कम होता है, ज्यादा नहीं, कम होता है, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी हम देखे चलो। अब दूसरा एक बच गया मेटल एंड नॉन मेटल के बाद मेटल वैट्स। थोड़ा तो पता ही है कि मेटल वैट्स वो एलिमेंट है जिसका कुछ प्रॉपर्टी मेटल से और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटल वैट्स। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया मेटल वाइट्स का। 5-7 को तो 5-6 को तो गिन गई है। खैर, तो अब मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स तीनों के बारे में कुछ हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज जान गए, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है एलिमेंट के बाद कंपाउंड, मोलिक्यूल्स। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का भी दो से ज्यादा एटम हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट का भी दो से ज्यादा एटम हो सकता है। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट का एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करता है, तब जाके मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा ना। तो हम कोई एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो एगो एटम, ठीक है। लेकिन अगर मोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, गारंटी है कि एक से ज्यादा एटम, 2 4 7 10 जाएगो, लेकिन एक से ज्यादा एटम, और वो कंबाइन करेगा हमेशा ही फिक्स रेशियो में। रेशियो इन्होंने गड़बड़ नहीं, अगर रेशियो गड़बड़ हो गया, हो सकता है कि एलिमेंट वही हो। समझ में आ रहा ना। अगर रेशियो गड़बड़ा गया तो कंपाउंड भी बदल जाएगा, मतलब दूसरा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड नहीं होगा। मैंने अनुपात, मैंने मान लो कि जितना मास में कोई एक एलिमेंट है, जितना मास में कोई दूसरा एलिमेंट है, तो ये दोनों के रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर दोनों बदल गया तो एलिमेंट का कंपाउंड भी अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि NO2 और NO3, चाहे SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखने से क्या लग रहा है कि हल्का सा एक एटम का डिफरेंस है। SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में एगो सल्फर 2 ऑक्सीजन है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन है, तो बस एक एटम का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअली में SO2 एकदम अलग कंपाउंड होता है SO3 से। समझ में ना, कंपाउंड बदल गया, मतलब एकदम सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि अलग हो गया, चेंज हो गया। इसलिए समझ में आ रहा है ना, एकदम फिक्स कोई एक कंपाउंड बनता है तो रेशियो मास का हमेशा क्या होता है कि फिक्स। अगर अलग अलग हो गया तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, मतलब वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन वो कंपाउंड तबे बनेगा जब उतना ही रेशियो, मतलब मास के उतना ही रेशियो में कंबाइन करेगा, तब जाके होगा। खैर, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग जब एटम एंड मोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना, तो वो सब के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग उसमें देखेंगे लोग ठीक से। अभी खैर मोलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, जब दो या दो से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन करता है तो मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल के फॉर्मेशन होगा तो जो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और उसी को बोलते हैं बॉन्ड। नहीं बोलते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाया है, एक एटम है तो अकेले है, लेकिन 2 एटम है तो ये एटम को ये एटम पकड़ा हुआ है, वो चाहे ये दोनों एटम सेम एलिमेंट का हो चाहे अलग अलग एलिमेंट का हो। समझ रहे हैं, हम बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, एगो एटम कार्बन का, एगो एटम ऑक्सीजन का, तो कईगो एटम है, 2 एटम है, एगो कार्बन का एगो ऑक्सीजन का, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तब ना CO है, कार्बन मोनो। कार्बन एटम अलग, ऑक्सीजन एटम अलग नहीं है, दोनों एक साथ है, और दोनों किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो जिस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ही है जिसके चलते किसी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, होल्ड किए हुए रहता है। खैर, मॉलिक्यूल के बारे में तो पढ़ना ही है बहुत बढ़िया से आगे। अब मॉलिक्यूल्स 2 टाइप का है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के माने 2 से ज्यादा एटम, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट का कंबाइन हुआ है, एक एलिमेंट के ज्यादा एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन करके एगो कंपाउंड बनाया, एगो मॉलिक्यूल बनाया, उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब लिखवाएंगे एग्जांपल वगैरह तो थोड़ा सा समझ में और ज्यादा क्लियर आ जाएगा। मेटलॉइड्स के बारे में हम देख रहे थे लोग, द एलिमेंट हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ मेटल का प्रॉपर्टी हो, कुछ नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हो, उन एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। इन मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी बोला जाता है। कुछ एग्जांपल में क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक मतलब सब मेटल वर्ड हो गया। अब मोलिक्यूल्स पे आ जाओ। When more than one atoms of same or different element combine in the fixed ratio of their atomic mass, then that newly formed chemical species are known as molecules। बात ध्यान समझो कि जब more than one atom, एक से ज्यादा एटम, वो चाहे सेम एलिमेंट का हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट का हो, सेम एलिमेंट का या डिफरेंट एलिमेंट का, एक एटम ना, एक से ज्यादा एटम केमिकली कंबाइन करके एक नया केमिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है, उसी केमिकल स्पीशीज को बोलते हैं हम लोग मोलिक्यूल्स। माने केमिकली कंबाइन होके जिसका फॉर्मेशन करता है उसी को हम बोलते हैं मोलिक्यूल्स। ठीक है। मोलिक्यूल्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होबे करता है, मोलिक्यूल सब भी प्योर सब्सटेंस होता है। अगर हम H2O की बात करें, H2O भी मोलिक्यूल ही है ना। तो अगर हम H2O की बात करें, गिलास में एक गिलास H2O प्योर वाटर रखा हुआ है, तब कितनों सेपरेट करेंगे तो खाली H2O निकलेगा, पानी को छोड़कर कोई दूसरा निकलेगा? कोई दूसरा काइंड ऑफ मैटर निकलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पानी को हटाएंगे तो पानी निकलेगा, कोई अदर काइंड ऑफ मैटर नहीं निकलेगा। मतलब उसमें कोई दूसरा चीज मिला हुआ नहीं है, दूसरा चीज मिला हुआ नहीं है मतलब वो मिक्सचर नहीं है, प्योर सब्सटेंस है। तो मोलिक्यूल भी प्योर सब्सटेंस में ही आता है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एक एटम दूसरे एटम को हेल्ड करता है, मोलिक्यूल में होल्ड करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। आगे पढ़ेंगे कि बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का बॉन्ड होता है नहीं, तो उस सब के बारे में पढ़ना है आगे। पर इतना बात एक लाइन लिख लो, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितना भी एटम है वो सब एटम एक दूसरे से होल्ड किए हुए हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बॉन्ड। मतलब बॉन्ड के चलते ही सब एटम एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है किसी भी मॉलिक्यूल में। देखो हम लोग क्या देखे, चलो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स का, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 2 से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट का केमिकली कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाया है तो वो मॉलिक्यूल को बोलेंगे होमोटॉमिक, और ज्यादा एटम अलग अलग एलिमेंट का कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल बनाया है उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अगर हम बात करें O3 कंपाउंड ओजोन, O3 तो होमोटॉमिक है कि हेटेरोटॉमिक है? क्योंकि तीनों एटम ऑक्सीजन का है। P4 4 एटम है, चारों एटम फास्फोरस का ही है। कौन सा हो गया ये? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। और हम बोले CO2, नाम सुना है सब, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होमोटॉमिक हेटेरोटॉमिक, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन हुआ है तो ये हो गया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। लिख लिया जाए, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में। हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में देख रहे हैं, तो ये तो देख रही है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम सेम या डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूल बोलेंगे नहीं। और मॉलिक्यूल में सब एटम बॉन्ड के द्वारा होल्ड किए हुए रहता है। मॉलिक्यूल 2 टाइप्स का, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। तो जो डेफिनेशन में सेम एलिमेंट है वो होमोटॉमिक के लिए है, और जो डिफरेंट है वो हेटेरोटॉमिक के लिए है। कोई बात नहीं है कि मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय मोर देन वन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, माने एक से ज्यादा एटम तो है लेकिन सब एटम एक ही एलिमेंट का है, सेम एलिमेंट का है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग? होमोटॉमिक। सब यहाँ पर 2 गो एटम, 3 गो एटम, 4 गो, 8 गो एटम नहीं, तो ये सब एक से ज्यादा एटम है। अब O2 दोनों एटम ऑक्सीजन का है कि नहीं है? O3 ओजोन तीनों एटम ऑक्सीजन का है, 4 गो एटम फास्फोरस का, 8 गो एटम है, 8 एक गो एलिमेंट का सब एटम है कि नहीं है? तो ये सब मॉलिक्यूल क्यों? 2 गो से ज्यादा एटम है, सॉरी 1 गो से ज्यादा एटम है, और ये चूंकि इसलिए मॉलिक्यूल और सेम ही एलिमेंट का है इसलिए कौन सा मॉलिक्यूल? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो O2 ये ऑक्सीजन गैस हो गया जिसको हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये जो नीचे में प्रेजेंट है, चाहे जिसका यूज करके कंबशन होता है, तो ये वाला ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में चारों तरफ से क्या हुआ है कि अर्थ को कवर किए हुए है,
कि जो भी सन का हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे आता है तो वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को रे इससे टकरा के और वापस से स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, धरती के एटमॉस्फेयर में अंदर में नहीं आता है। वो सब अल्ट्रावायलेट रे बहुत ही रेडियो एक्टिव होता है, मतलब इतना समझो कि इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। अगर स्किन पर पड़ जाए कुछ ज्यादा देर तक तो स्किन कैंसर कर सकता है। नहीं तो ये O3 होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, S8 8 गो एटम मिलता है तो जाके एक सल्फर मॉलिक्यूल बनता है। आठों एटम सल्फर का है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हेटेरोटॉमिक में आ जाए, मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय मोर देन वन एटम, मॉलिक्यूल है तो मोर देन वन एटम होगा ही, एक एटम का मॉलिक्यूल थोड़े बनता है, लेकिन सब का सब एटम डिफरेंट एलिमेंट का है। हम ये नहीं बोले कि सब एटम में डिफरेंट एलिमेंट का है, मतलब वो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। हो सकता है 10-12 गो एटम हो और 2-3 गो एलिमेंट हो, तो 2-3 गो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं कंपाउंड। हाँ, एक बात और हम छोड़ दिए थे कि कोई भी अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि जो लिक्विड है ये प्योर है, या जो सॉलिड है ये क्या है कि प्योर है। ध्यान से बात समझो, तो सॉलिड का प्यूरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चलता है, और लिक्विड का प्यूरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और लिक्विड का प्यूरिटी उसके बॉइलिंग पॉइंट से पता चलता है। ध्यान से बात समझ लो, अगर हम बोलते हैं कि लिक्विड में एक एग्जांपल लो, मान लो वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना ही होता है ना, कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्योर वाटर कितना पर बॉइल करेगा 100। अब अगर उस प्योर वाटर में तुम चीनी मिला दो, तुम नमक मिला दो, तुम कोई भी दूसरा सब्सटेंस मिला दो, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ या घट सकता है। अभी पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट तुम लोग को नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। इतना जान लो कि अगर वही लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं, वाटर को बॉइल किए और देखें कि ये बॉइल 100 डिग्री पे ना 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा चाहे कम पे बॉइल हो रहा है, तो समझ लो कि वो वाटर प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मिलाया गया है, थोड़ा ही सही मिलाया गया है। समझ में आ रहा है? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे है तो यहाँ से पता कर लेंगे कि ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही सही मिलाया गया है। तो वैसा ही है लिक्विड, सॉलिड, अगर सॉलिड कोई भी लोहा को भी एक टेम्परेचर पे पिघलता है, समझ में आ रहा है ना, तो कोई भी सॉलिड है तो पिघलेगा। तो अगर कोई सॉलिड का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि बर्फ, उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, तो आइस का, हम लोग आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो पानी में कुछ मिला देते हैं, नॉर्मली यानी पानी में चीनी शरबत बना के भी रख देता है, ऐसे ही मजा करने के लिए, और उसी को जीप से लेके चाटता है। ऐसे किया है सब? नहीं किया है सब? थोड़ा सा मैंने एक गिलास शरबत बना दिया सब, और जो छोटा छोटा क्यूब होता है, आइस क्यूब होता है, उसमें जाकर शरबत डाल दिए और फिर ले जाके क्या किया कि वो डाल दिए। अब वो तो हम डंटी वाला निकलेगा नहीं, छोटा छोटा आइस क्यूब रहता है। आइसक्रीम रहने के लिए अलग आता है जो इतना बड़का बड़का रहता है ना, तो उसमें तो बनेगा नहीं, चाकू से निकाल के। बहुत दिन बाद हमको पता चला, तो हम तो एक बार खेलते नाखून से नफरते तो आइस क्यूब निकलवे नहीं करता है। तब एक बार एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद हम थोड़ा सा मॉडिफाई में तो चाकू से गड़ा के निकालने लगे, तब निकलता था। फिर बाद में हम उसमें एक्सपेरिमेंट किए, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उससे उलट गया, पीछे से हल्का पुश, पीछे से हल्का सा पुश करोगे, पक से आगे से बाहर निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा। अब मोड़ने पर तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा, सब गिर जाएगा नीचे, और हमको एक पर्टिकुलर करना चाहिए, पीछे से हल्का सा इसको पुश करो तो एक पक से बाहर निकल जाएगा। ऐसा होता है, तुम्हें पता था? नहीं पता था? अच्छा ठीक है, झूठ बोल रहा है। चलो बात समझ हो गया। हाँ ठीक है, मैडम तुम सब वैज्ञानिक है, सब साइंटिस्ट है सब। अब ध्यान से बात समझो, अब अगर वो आइस 0 डिग्री पर मेल्ट कर गया, माने प्योर आइस है, अब कुछ ना कुछ मिलाया गया है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री हल्का बढ़ जाएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो हाथ पर आकर पिघल जाएगा। तो रूम में टेम्परेचर आता है 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पे, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, तो अगर वो आइस 0 डिग्री पर ना 1 डिग्री 2 डिग्री पर मेल्ट करता है,
नहीं। तो अगर उस आइस के कोई भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे कुछ फर्क पड़ गया तो समझ लो कि वो प्योर नहीं है, कुछ मिला हुआ है उसमें। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट हमको याद नहीं है, कुछ होगा 24 कैरेट गोल्ड को पिघलाएगा, मेल्ट किया जाएगा, तो कितना 100 डिग्री सेल्सियस में हो उतना पे वो क्या करेगा कि मेल्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 22 कैरेट गोल्ड हो, 16 कैरेट गोल्ड हो, 18 कैरेट गोल्ड हो, समझ में आ रहा है ना, तो ये सब को मेल्ट करेगा तो फर्क पड़ेगा उतना। प्योर गोल्ड जितना टेम्परेचर पे मेल्ट करता है ये सब उतना टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगा, फर्क पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट से सॉलिड के प्योरिटी को टेस्ट किया जा सकता है और बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड के प्योरिटी को टेस्ट किया जाएगा। ये लिख के अब मिक्सचर को लिखा जाए, ठीक। प्योर सब्सटेंस के पहले क्या दिए थे?